इंडिया में अक़लियतों की सुकड़ती हुई मजहबी आज़ादी, इबादत गाहों पर हमले और उनके खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि मजहबी अक़लियतें खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं और मुसलमान उनमें सरे फहरिस्त हैं। इंडिया में करीब 20 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, जो कि मुल्क की दूसरी बड़ी अक़लियत बनते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने 167 ममालिक में 1950 से लेकर 2015 तक अक़लियतों की आबादी में आने वाली तब्दीली के मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के बाद इंडियन मीडिया ने हेडलाइंस बनाई कि 1950 में इंडिया की मुसलमान आबादी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14% हो गई है। दूसरी जानिब एक थिंक टैंक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ऐसे आदादोशुमार को गुमराह कुन करार देते हुए कहा है कि हकीकत में मुसलमान आबादी में 4.25% इजाफा हुआ है। ताहम नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन मुहिम के दौरान इस रिपोर्ट पर जो कमेंट किया, उसे इस्लामोफोबिक करार देकर काफी तनकीद की गई। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। वाशिंगटन डीसी की एक रिसर्च तंजीम इंडिया हेड लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के 668 वाक़यात रिपोर्ट हुए। अगर एवरेज निकाला जाए तो रोजाना की बुनियाद पर 2 वाक़यात बनते हैं। ऐसे वाक़यात में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए, जहां बीजेपी का राज रहा है। ऐसे हालात में इंडिया के मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बन गए हैं। लाखों ऐसे हैं जो खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ मज़ाहमत कर रहे हैं तो कुछ अपना मुल्क छोड़ रहे हैं। मोहम्मद हसनैन और इसाक अमीर भी उनमें से एक हैं। 66 साल मोहम्मद हसनैन एक सियासी, समाजी वर्कर, सहाफ़ी, शायर और कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के बानी भी हैं। वो इंडिया में मुसलमानों पर मज़ालम के खिलाफ मज़ाहमत करते रहे हैं, जिस पर उन्हें रियासती जबर का सामना भी करना पड़ा है। सन 2011-12 की बात है। इंडिया में एनआरसी को वो लागू करने की बात चल रही थी और रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से निकालने की बात चल रही थी। तो उनको जब निकालने का प्रोग्राम बना और उनको लेकर के आपके वहाँ के रियासत असम में बड़े पैमाने पर मुस्लिम कुछ फसादात भी होने लगे, तो मैंने एक पोस्टर निकाला था। उस पोस्टर के खिलाफ मुकदमा बना। 4 बार जेल जा चुका हूँ। 5 मुकदमे मुझ पर बने हैं। 3 मुकदमों में बरी हो चुका हूँ और 2 मुकदमे इतनी नालायकी के साथ बनाए गए हैं कि उनमें चार्जशीट भी नहीं बनी है। अभी 12 साल पुराने मुकदमे हैं। उनके बेटे 33 साल इसाक अमीर का कहना है कि पहले रवादारी का माहौल था, जो 2010 के बाद बिगड़ना शुरू हुआ। बचपन में कोई ऐसा माहौल था नहीं। हमारे इलाके में रामलीला हुआ करती थी, तो मैं रामलीला में बाकायदा हिस्सा लिया करता था। बच्चे जैसे छोटे छोटे मार्क्स आते हैं वो लगा लेते हैं, प्लास्टिक के बना करके घूमा करते थे, तो हम भी ऐसे ही घूमा करते थे। सन 2010 के बाद हालात इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हुआ क्या कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास कुछ इलाकों में फसाद हुए। उस वक्त मुझे लगा कि हालात इस मुल्क के बिगड़ रहे हैं। सियासत और एक्टिविज्म के बायस इंडिया में उन पर हमले भी हो चुके हैं। मेरे साथ तो लिंचिंग से मिलता जुलता वाक़या हुआ एक बार ट्रेन में। वो खैर गुजरी, हम बच गए, वरना वो ट्रेन के बाहर ही फेंकने जा रहे थे चलती ट्रेन में से। ठीक है, एक बार मैं और मेरा बेटा दोनों उनके उसमें नलके में फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची। मुझे खुफिया वाले फ़ोन करते और वो कहते, लुक हसनैन, यू डू नॉट नो यू आर प्लेइंग विद फायर। दिल्ली के अंदर एक इलाका है रोहिणी, ईस्ट और वेस्ट रोहिणी। तो ईस्ट रोहिणी में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था। एग्ज़ाम दे करके जब मैं शाम को आ रहा था 5:30 बजे के बाद, तो मैं एक रेड लाइट पर खड़ा हुआ था। रेड लाइट पर एक बंदा इधर से आया, रोंग आया, और उसने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी। तो जाहिर सी बात है, मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई, ऐसे टक्कर लगेगी तो मैं इधर गिरूंगा, तो मैं इधर गिरा। तो जिस बंदे के ऊपर मैं गिरा था, उस बंदे ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। तो मुझसे जो पीछे और आगे जो कार वाले थे, उन्होंने मुझसे फ़ौरन कहा कि बेटा यहाँ से गाड़ी लेके निकल जा। दिल्ली में एक इलाका है लक्ष्मी नगर, वहाँ पर एक पार्क है ललिता पार्क।
तो मैं पार्क के अंदर बैठा हुआ था पुरसकून तरीके से। अचानक में 2 लड़के आते हैं मेरे सामने, तो उनमें एक लड़का मेरी जान के ऊपर बैठ जाता है और मेरे से पैसे छीनने लगता है। और वो लड़कों को मैं अच्छी तरह पहचानता था। वो सामने जो ललिता पार्क का जो मेन गेट था, मेन गेट के बराबर में एक सब्जी वाला है, उस सब्जी वाले का वो लड़का था। मैंने उससे जाकर के शिकायत की, तुम्हारा लड़का मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहा है, वाहियात गालियां दे रहा है, मेरे पैसे छीन रहा है। तो उसने एक ही बात मुझसे कही थी कि तू मुल्ला है और तू भाग जा। मेरा लड़का बजरंग दल से। एम हसनैन बताते हैं कि कोई एक वाकया नहीं जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने हिजरत का फैसला किया। ये वाकयात का तसलसल है जो कई सालों से चलता आ रहा है। मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों का मसला है कि वो वहाँ पर तंग हैं, दिल बर्दाश्ता हैं, उनके रास्ते मसदूद हैं, उनको सताया जाता है, उनके खिलाफ दंगे हुए हैं, 52,000 दंगे हुए हैं। ये कोई सिर्फ मेरा मामला नहीं है। रियासती कार्रवाइयों से तंग आकर उन्होंने 1 बरस पहले इंडिया को उस वक्त अलविदा किया जब इसाक अमीर को दुबई में मुलाजमत मिली। वो दोनों दुबई जाकर अफगानिस्तान के रास्ते गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। मेरा इंटरव्यू हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। मेरी ज्वाइनिंग थी 4,000 दिरहम में। मुझे 10 सितंबर को पहुंचना था, मुझे ज्वाइन करना था। तो मैंने वालिद साहब से बात की कि मैंने क्या करना है। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी भी जाएंगे और अफगानिस्तान की एम्बेसी भी जाएंगे। तो पाकिस्तान की एम्बेसी गए तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। अफगानिस्तान की एम्बेसी गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हम वीज़ा दे देंगे, टूरिस्ट वीज़ा देंगे। और वहाँ उनसे हमने वीज़ा लिया काबुल का, यानी पूरे अफगानिस्तान का। वहाँ से हम काबुल पहुँचे। काबुल में पता चला कि उधर से जो बॉर्डर था, उस बॉर्डर पे मारधाड़ चल रही थी। तो लोगों ने बताया कि भाई हमारे यहाँ एक सॉफ्ट बॉर्डर है, वो है उधर स्पिन बुल्दक में, कंधार से करीब होता है। फिर वहाँ से फ़्लाइट लेकर हम वहाँ आ गए, कंधार आ गए। कंधार से टैक्सी ली, स्पिन बुल्दक पहुँच गए। वहाँ कुछ लोगों से बात की, उन लोगों ने कुछ पैसों की डिमांड की। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतने पैसे दे देंगे तो हम आपको उस पार छोड़ देंगे। मैं सामान की तलाशी दी उन लोगों को, उन्होंने उसमें से सारी चीज़ें फाड़ दी। कुछ चीज़ें फिर भी रह गई, जैसे वहाँ का आधार कार्ड, जैसे वहाँ का पैन कार्ड, जैसे वहाँ का इलेक्शन आई कार्ड। वो आपस में पश्तो में बात करते हुए आ रहे थे, अब अल्लाह जानता है वो क्या बात कर रहे थे। हम इस पार पहुँच गए, उन्होंने एक टैक्सी में हमारा सामान डाल दिया। टैक्सी वाले ने 60,000 रुपये लिए, हमें कराची छोड़ दिया। एम हसनैन अपने बेटे के साथ इस वक्त ईदी सेंटर कराची में मुकीम है और पाकिस्तान में सियासी पन्ना की दरख्वास्त दे रखी है। मैंने पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन में दरख्वास्त लगा रखी है। उसके अलावा मैंने इस्लामाबाद में UNHCR, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, उनके यहाँ भी दरख्वास्त दे रखी है। देखिए क्या होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में मुसलमानों को पनाह देने के मुतल्लिक कोई कानून नहीं बन सका। पाकिस्तान मुहाजिरीन की हैसियत से मुतल्लिक 1951 के कन्वेंशन या 1967 के प्रोटोकॉल का फरीक नहीं है, जबकि पनाह गजीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी भी नहीं की है। इसलिए ऐसे अफराद के साथ फॉरेनर्स एक्ट 1940 के दफात के तहत सलूक किया जाता है। ऐसी सूरत में आमतौर पर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज की तजावीज़ पर अमल किया जाता है। एम हसनैन और इसाक अमीर किसी भी सूरत में इंडिया वापस जाना नहीं चाहते। वो पुरुम्मीद हैं कि उन्हें सियासी पनाह मिल जाएगी। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की सकाफत उनके लिए मुख्तलिफ नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी, अपने रिश्ते नातों को लेकर कुछ अफसरदा भी हैं। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ख़ास तौर से दिल्ली और कराची के कल्चर में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं 70 साल तक इंडिया में रहा और 70 साल के बाद अपने तमाम इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करना, कुछ तो रहा होगा ना हमारे पास। I was handling a political party over there. I was having my own newspaper over there. उन सब से मुंह मोड़ करके आना कि this is not an easy thing. इतनी आसान बात तो नहीं है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो आदमी करता है। दूसरी जानिब इसाक अमीर पाकिस्तान में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पुरअज़म है। जिंदगी दाव मेरी है,
मेरे आगे अभी पूरी ज़िंदगी है। अभी मेरी उम्र कुल 32 साल है और अच्छे की उम्मीद करता हूँ। हमारे आगे पीछे यहाँ पर कोई नहीं है, जो था वहाँ पर था। अपनी ज़मीन छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े, अपनी सगी पप्पो छोड़ी। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि कोई एक एनओसी ऐसी दे देना जिससे कहीं मैं काम कर सकूं, कोई जॉब कर सकूं, ताकि कहीं एक घर ले सकूं। जाहिर सी बात है ईदी सेंटर में रहने वाले की ज़िंदगी क्या होती है, एक लावारिस की ज़िंदगी है यहाँ पर।